चुका है और राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी खत्म हो चुकी है। लेकिन सवाल कई हैं इस यात्रा के समापन पर। विपक्ष ने एकजुटता दिखाने की भी कोशिश की और फिर से एक बार ईवीएम का राग भी अलापा है। जहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फिर एक कहानी सुनाई, जिसमें एक शक्ति का उन्होंने जिक्र किया और राहुल की शक्ति के वार पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी पलटवार किया है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। ये मशीन जो है ये चोर है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। जब आप अपना बटन दबाएं, जो कागज वहां से लिखेगा वो देखिए कि आपका वोट उसमें है या दूसरा वोट गया है। हमने बहुत शोर किया, कहा वापस कागज का लाओ, इस मशीन को हटाओ। मुझे उम्मीद है जब इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आएगी उसमें यह मशीन खत्म हो जाएगी। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या?
शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे साथ आलोक जी भी बने हुए हैं, हिमांशु भट्ट हमारे साथ बने हुए हैं, ए.के. झा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, जो बात राहुल गांधी ने कही, उन्होंने ईवीएम की शक्ति की बात की थी कि इनकी शक्ति ईवीएम में है। यहां प्रधानमंत्री ले गए माओ और बहनों की शक्ति पर यह पूरा मामला, क्यों? देखिए अबुल जी, शब्दों से खेलने में तो माहिर हैं। पहले भी अपन चर्चा कर चुके, वो चौकीदार का मुद्दा हो, परिवार का हो, अब शक्ति में, बल्कि मैं तो, मुझे आश्चर्य हो, उनको तो वो ये कह सकते थे जब वो कहते हैं कि भाई ये ईवीएम में है, तो आत्मा जो है, आत्मा तो अमर है। यदि उनको ये सेंटेंस तो अभी नहीं कहा मोदी जी ने, आत्मा तो चाहे वो ईडी है, वो भी सरकार चाहे बदल जाएगी, ईडी तो रहेगी। और इस पर चलिए मैं आगे ये कहता हूँ, ये जो मामले हैं, जैसा उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कई कांग्रेस के नेता जिनसे दस्तखत सोनिया गांधी ने कहा कर दो, ये ठेका दे दो, ये दिलवा दो, पैसा भी पार्टी के लिए या जहां भी गया होगा, मैं आरोप नाम नहीं लेता, उन्होंने भी नाम नहीं लिया। मैं ऐसे एक दो नेता जिनकी मृत्यु भी हो चुकी है, वो यही दुखी, उनका केस अभी भी चल रहा है। मरणोपरांत भी राजीव गांधी का नाम बाद में बड़ी मुश्किल से हटा था, वरना होता है बोफोर्स का मामला है तो उनका नाम भी रखा गया था। तो ये कहना कि मैं मर जाऊंगा जेल जाकर के, चूंकि दस्तखत आपने कराए, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये मामला कब तक चलेगा मालूम नहीं, हो सकता है मैं सत्ता में रहूं तो मेरे ऊपर शायद ये इतनी जल्दी एकदम जेल न जाना पड़े, मामला तो अभी चलेगा। और यहाँ मुझे पूछा नहीं जा रहा है। राहुल गांधी, सुरेश पचौरी, नाम लेता हूँ इनका भी, जो अभी हैं, मतलब अभी आए हैं, उन नेता की बात नहीं कर रहा हूँ जो महाराष्ट्र का उन्होंने जिक्र किया। इवन शरद पवार जिन पूंजीपतियों का नाम लेकर के तरफ देते रहे, उनके साथ सहयोग लेते रहे, उनको आमंत्रित करते रहे, उनके खिलाफ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। इसलिए उनके भाषण को मोदी जी जरूर महत्व दे रहे हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि वो ऐसे है जो उनके लिए खुद ही घातक है। उसमें हमें भी बहस से ज्यादा उनका नुकसान हो रहा है राहुल गांधी का, क्योंकि वो जो साथ में बैठे हैं, जो जिनकी सहायता ले रहे थे, उनको ही नुकसान कर रहे हैं, और लोग इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। हाँ। सुरेश पचौरी ने कितनी इनकी मदद की, उसके बाद भी उनको पार्टी छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि उनकी सुनते ही नहीं थे। अहमद पटेल दुनिया से चले गए, मोतीलाल वोरा दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी कोई मदद इन्होंने नहीं की। अंतिम समय में कई ऐसे मामले थे जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं था, मोतीलाल वोरा का, मैं जानता हूं। इसलिए राहुल गांधी का जवाब ये है कि उनसे सबसे दस्तखत करा लेते थे पार्टी के नाम पर, और उसके बाद उनके मरने तक उनको साथ नहीं दिया आपने। ठीक है, ये नाराजगी ठीक है, लेकिन हिमांशु जी, सारा विपक्ष एक साथ मिलकर मशीन पर हमलावर है, ईवीएम से इतनी नाराजगी किस बात को लेकर है? ईवीएम से नाराजगी इस बात पर है कि पहले भी मैंने कभी कहीं पर जिक्र किया था, फिर से करता हूँ कि देखिए आप, हमारा देश कितना बड़ा है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, और उसमें से जब 303 के अंदर एक ही पार्टी विजयी होगी तो इनको हजम नहीं होता। उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि देश का एक आम नागरिक जो एक बाजू में बैठा है कर्नाटक के कोई गांव के अंदर, मैं इस पर आऊंगा, हिमांशु जी आऊंगा। एक खबर आ रही है, वो भी जरा हम बता दें अपने दर्शकों को। लोकसभा चुनाव से पहले सबसे पहला जो कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ये बड़ा एक्शन है। 6 राज्यों के गृह सचिव हटा लिए गए हैं। बिहार, झारखंड के गृह सचिव हटाए गए, हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। बंगाल के डीजीपी को हटाने का आदेश चुनाव आयोग ने दे दिया। तो ये पहला एक्शन, पहला बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आचार संहिता लगने के बाद सामने आ रहा है, जहां 6 गृह सचिव हटाए हैं और डीजीपी को हटाया गया बंगाल के। हिमांशु जी, कैसे देखते हैं इस कदम को कि 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए हैं, इसके अलावा बंगाल के डीजीपी को हटाने का भी आदेश है, ये भी सूत्र बता रहे हैं। नहीं, ये सही बात है, ये होना चाहिए। देखिए, जहां भी इलेक्शन कमीशन को लगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के चांसेस नहीं है, और उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो भी कदम लेने पड़े वो लेने चाहिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। फिर उसमें कोई राज्य सरकार नहीं आती, इसमें भाजपा की सरकार नहीं आती, कांग्रेस की सरकार नहीं आती, या तृणमूल की, वो बात ही नहीं आती है। और जहां तक ब्यूरोक्रेट्स का सवाल है, अगर समझ लो कोई ब्यूरोक्रेट अपनी जगह में 3 साल से ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे भी उसका वे होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि प्रॉक्सिमिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो लोगों को नजरअंदाज किया जाता है, और वो नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। चुनाव के वक्त में एवरीथिंग शुड बी फेयर।
तो इस मामले में तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे कोई कदम लेता है अपनी समझबूझ से, तो वो उसको तो कभी लगाना ही नहीं जाना चाहिए। और देखिए, आप जो भी स्टेट है उसमें तो ज्यादातर स्टेट तो भाजपा के रूल स्टेट है। आप कैसे कह पाओगे कि बायस बात हो रही है? बंगाल का डीजीपी हटाया गया, बंगाल के ताजेदर के इतिहास आप देख लें, क्रिमिनल संदेश खाली का पूरा ठीक है केस देख हिमांशु लें। जी, जब इतनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है, इतनी सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है, तो ईवीएम को लेकर कांग्रेस की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि वो इलेक्शन कमीशन से काफी दिन से वक्त मांग रहे थे, लेकिन बातचीत करने का वक्त उनको नहीं मिला। नहीं, वक्त देखिए, वक्त क्यों देंगे इलेक्शन कमीशन वाला? क्योंकि जब एक बाजू हमारा जुडिशियल प्रोसेस, हमारे न्यायालय बार तकरीबन 40 बार ईवीएम के मामले में अलग अलग न्यायालय में वो लोग गए हैं और न्यायालय ने मना कर दिया है। साथ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने खुद ने, जैसे मैंने बताया, 3 दिन का पूरा हैकेथॉन रखा था, जहां पर चैलेंज किया था कि हमारे एक भी ईवीएम मशीन को आप हैक करके दिखाओ। ईवीएम में धांधली होने का तो इसको लेकर आखिर कोई एक बीच का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर लिया जाता? इसको लेकर एक सहमति क्यों नहीं बनती है? ये देखिए, पूरी दुनिया नहीं, क्योंकि ये सवाल हिमांशु जी ये सवाल न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने उठाए, विपक्ष के नेताओं ने उठाए। आप बात पे खत्म करने दीजिए। आपकी तकलीफ बाबू जी यही है, आप पहले बात खत्म कर लेने दीजिए। चलिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक बार प्रस्तावित हो चुका है, फिर आप जीतते हो कर्नाटक के अंदर, तो वहां पर ईवीएम ठीक है, वहां पर ईवीएम का कोई रोना नहीं। और अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हार जाते हो तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ते हो। ठीक है। हिमाचल में जीत जाते हो तो वहां कोई बात नहीं। ठीक है। गुजरात में बुरी तरह हार जाते हो तो ईवीएम पूरे हैक हुए। ठीक तो है। ये दोहरी बातें तो नहीं चलेगी ना। मैं और मेरा ऊपर से जब पूरी दुनिया के लोगों को बुलाया गया 3 दिन के हैकेथॉन में और बोला गया कि आप ईवीएम को हैक करके दिखाओ, इसमें कोई गलती है पुरवार करके दिखाओ, ठीक है, हम मान जाएंगे। अब जब मैं वोट नहीं हो पाता, अब मैं बोलूं, विपक्ष को पढ़ा रहा है। हिमांशु जी, बात पूरी हो गई आपकी, बात पूरी हो गई आपकी। मैं बोलूं, अभी बताइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि पहले भी न सिर्फ कांग्रेस के नेताओं ने सवाल उठाए हैं, विपक्ष के नेताओं ने आज के सवाल उठाए हैं, पहले भी ये सवाल उठते रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी ने पत्र लिखा था इलेक्शन कमीशन को एक जमाने में। जीवीएल नरसिम्हा राव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के बड़े सेफोलॉजिस्ट रहे, उन्होंने तो किताब लिख दी थी ईवीएम को लेकर। उसके बाद सुधार हुआ है अबुल जी। ऐसे मैं बीच में थोड़ा आलोचना नहीं करना चाहता, मैं इसलिए शायद हिमांशु जी को भी याद दिलाना होगा कि वो अडवाणी जी और नरसिम्हा राव के बाद में कई ऐसे सुधार हुए। आपको याद है, अब वो एक दूसरा मशीन लगाई जाती है जिसमें आपने किसको वोट दिया उसका अभी 25% 30% प्रावधान हो पाया। उतनी मशीनें लगाने की जरूरत जब होगी, बढ़ता जा रहा है, जो डिमांड भी की जा रही है। जैसे जब एक देश एक चुनाव होगा तो 3 गुना मशीन चाहिए, तो 4 साल उसमें लगेंगे। तो आप जो ठीक कह रहे हैं, इसमें यदि संतुष्ट करना है वोटर को, यदि इसके लिए इतने संतुष्ट होते हो कि आपको आपका वोट कहाँ डाला उसका पर्चा निकल के आ जाए, तो इसके लिए कर दिया गया। वो चलिए ठीक है, बात तो 10 साल से आप बात कर रहे हैं, वो बदल चुका है। इस वक्त की जो बड़ी खबर आई है, 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाया गया है और डीजीपी को हटाया गया है, नए डीजीपी वहां पर आएंगे। ए.के. झा जी, कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जिस तरह के एक्शन चुनाव आयोग की तरफ से लिए जाते हैं, खासतौर से नियुक्तियों को लेकर, कितना महत्वपूर्ण? जी हाँ, यह बहुत ही एक बात समझने की है कि जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाती है, सारा प्रशासन इलेक्शन कमीशन के अंदर आ जाता है। पूरे देश का प्रशासन उसके अंतर्गत आ जाता है, जो विधि व्यवस्था से भी संबंधित हो या इन सब चीज़ों से। रोजमर्रा वाली बातें तो अपनी सरकारें जो जहाँ है वो करते रहेंगी, जो इलेक्शन से रिलेटेड या और भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से वो इलेक्शन से कहीं ना कहीं वो जुड़ रही हैं, वो सारे प्रशासन, पूरे देश का प्रशासन बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ जाता है। अब यह उसकी जिम्मेवारी होती है कि वो चीज़ों को देखे कि कहाँ चीज़ें दुरुस्त चल रही हैं और कहाँ चीज़ें दुरुस्त नहीं चल रही हैं, और साथ ही साथ उसे यह भी इंश्योर करना होता है कि संभावनाएं क्या हैं कि कहीं कहीं चीज़ें बिगड़ सकती हैं, और उसमें अगर कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है तो उसे वो पहले ही वहाँ से निर्गत कर देता है, हटा देता है। अब ये प्रक्रिया आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, लगातार चलती रही है, और यह अभी भी हुआ है, इलेक्शन कमीशन की ओर से किया गया है, बराबर ऐसे होते रहा है। बल्कि यह भी तो उस स्तर के पदाधिकारी हटाए गए हैं, बीच इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हटाए जाते हैं जो कि रिटर्निंग अफसर होते हैं।
जिला के जो कि चीफ रिटर्निंग मतलब ऑफिसर जो होते हैं, जो पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बीच इलेक्शन में कई बार कई जिलों में पिछले इलेक्शंस में हटाए गए हैं। ये अपने अधिकार के अंतर्गत यह इलेक्शन कमीशन इस काम को कर रहा है। और अगर इलेक्शन का अब यहाँ उसकी अपनी सूझ और समझ है जो वह करता है। अब इस पर अब लोग अब देखिए, अब जैसे बिहार से भी लोग हटे हैं, तो बिहार में तो अभी भाजपा की भी सरकार है, तो अब क्या कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर किसी की, खुद राजीव कुमार जी ने कहा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा था कि मैं बिल्कुल लेवल प्ले हम लोग देना चाहेंगे और देंगे, और लेवल प्ले। आलोक जी, क्या किसी तरह का कोई शको शुबा होता है इलेक्शन कमीशन के मन में इन अधिकारियों को लेकर, ब्यूरोक्रेट्स को लेकर, इसलिए इनको हटाया जाता है? क्योंकि उनकी एक तरह से इंटीग्रिटी पर भी एक तरह से निशान पड़ जाता है, दाग लग जाता है इस तरह के जब एक्शन होते हैं। अरुण जी, क्या है कि जो ब्यूरोक्रेसी में रहे, जो कई हमारे मित्र रहे हैं, जो बड़े पदों पर भी पहुंचे, IAS हैं, इसलिए उनमें होता ये है कि ऐसे समय में ऐसे संवेदनशील इलाके को कैसे, या उन पर कोई आरोप न आ जाए कि भाई इन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, तो वो खुद भी ऐसे संवेदनशील इलाकों में कई लोग ड्यूटी से बचना चाहते हैं। ये भी आप देखिए, इलेक्शन में ऐसा नहीं है, उस समय चूंकि आएगा साहब, गृह सचिव ने ठीक से कानून व्यवस्था नहीं संभाली, बेहतर है कि वो किसी ऐसे काम में, यदि उनका बहुत उदार मन है या उनका वहां पर पकड़ नहीं है, वो खुद भी उसके लिए वहां पर रहने में वो होगा। दूसरा, कई पार्टियां आरोप लगाती हैं, हो सकता है उनके पास पहले से लोगों ने चिट्ठियां भी भेज दी हो, तब हमारे यहाँ तो ऐसा गृह सचिव ठीक से काम नहीं कर रहे थे, या ये DGP जो है वो वहां तक जाने नहीं दे रहे थे, बड़ा पक्षपात किया, जो बेचारे जो दोषियों को छोड़ा जा रहा है पश्चिम बंगाल में और हमको सताया जा रहा है पुलिस के जरिए। तो ऐसी शिकायतें पहले से भी जो सरकार के पास होती है, चुनाव आयोग के पास, उनके पास कंप्यूटराइज बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति संभालने के लिए अन्य पदों पर भी, जैसा अभी झा साहब कह रहे थे, कलेक्टर बदले जाते हैं। बल्कि 2 दिन पहले भी शिकायत कोई कल दे, राहुल गांधी कहे कि साहब रायबरेली में जो कलेक्टर है बहुत ही वो है, और यदि संतुष्ट हो चुनाव आयोग तो रायबरेली के एक समय में मतलब वो बदल सकते हैं। तो ये नहीं है कि वो नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल, जनता को संतुष्ट करना या जनता को भरोसे में लेना, ये भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है। चुनाव पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, चुनावों में किसी तरह की धांधली ना होने पाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है। लेकिन हिमांशु जी, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, इस पर भी सवाल उठने लगे हैं कि एक तरफ आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन इतनी लंबी प्रक्रिया हो जा रही है। हालांकि पहले भी 7 चरणों में इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जो बीच में वक्त ज्यादा दिया गया है, उसको लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष। नहीं, विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना। 9 चरण में चुनाव हुए थे 2014 में, जब वो सत्ता पर थे, कांग्रेस और UPA गठबंधन सत्ता पर था। 9 चरणों में हुए थे, 7 भी नहीं 9। उसके बाद तो 7 चरणों में हुए। तो देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, मैं ऐसा समझता हूँ आज के स्थिति में, क्योंकि अगर सोचे समझे उससे जो अगर बात करेंगे, मुद्दों को उठाएंगे तो बात अलग है। अभी कांग्रेस के प्रमुख जो इतने वरिष्ठ नेता है, वो खुद कहेंगे कि ये तो मोदी का राज है। अरे भैया, आप रिस्पॉन्सिबली बात कीजिए। आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं पसंद 7 चरणों में चुनाव, तो आप मुद्दे की बात कीजिए, क्यों नहीं पसंद? आपको मोदी नहीं पसंद, इसके लिए 7 चरणों का चुनाव नहीं पसंद, इसके लिए इसका विरोध करना है। उन्होंने जो 1.5 मिनट का जो पूरा बाइट दिया, उसका सारांश ये समझ में आया। तो मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि 7 चरण हो, 9 चरण हो, 10 चरण हो, ये सुरक्षा इंतजाम है, और हमारे देश के बीच में एक इलाके से दूसरे इलाके का जो अंतर है, और वो काटने के लिए सुरक्षा बलों को, क्योंकि समझ लीजिए आप कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको 50 सुरक्षा बल एक चुनाव को करने के लिए लगते हैं। 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर आपको इतने ज्यादा लोग लगेंगे, तो वो लोगों की उपलब्धता कितनी है, किस वक्त कितनी है? अगर आपके पास सीमित उपलब्धता है, आपके पास सीमित संसाधन है एक हिसाब से, तो उस वक्त पे आपको चरणों में ही चुनाव करना पड़ेगा। शांति से और फ्री एंड फेयर तरीके से अगर चुनाव करना है, तो आपने उत्तर प्रदेश को 7 चरणों में बांट दिया, मतलब एक चरण में ज्यादा से ज्यादा 10, 12, 15 सीटें आएंगी। तो वहां पर सुरक्षा प्रबंध जो पर्याप्त करने होंगे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर पाएगा। वैसे ही बंगाल के अंदर आपने 6-7 चरणों में बांट दिया, मतलब पूरी CRPF और सुरक्षा बलों को आपको जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में रख के लोगों को यह विश्वास दिलाया जाए कि आप अपने मन से जिसको वोट देना चाहे दे सकते हैं।
किसी के दबाव में आके नहीं। तो ये 7 चरणों के पीछे का मतलब ये है कि हर एक देश के हर एक 97 करोड़ लोगों में से हर एक को अगर वोट करना है तो वो बहुत अपने मन से किसी के दबाव में आकर न करे, और उसके उनको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए सुरक्षा बल हाजिर है देश के, वो पुरवार करने की बात है। तो इसके ऊपर अगर विपक्ष को ऐतराज है तो वेल वो ऐतराज ही सही करते रहे वो। ठीक है। AK झा जी, खास तौर से अगर बंगाल की बात की जाए, DGP को वहां पर हटाया गया है और अब ये लेटर भी आ गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो यहाँ पर जो DGP का हटाना है या 6 राज्यों में जिस तरह से हटाया गया, गृह सचिवों को हटाया गया है, जाहिर सी बात है इसका ओवरऑल जो इलेक्शन प्रक्रिया है उसका सीधे सीधे किस तरह का उस पर असर पड़ता है, इस तरह की जब कार्रवाई इलेक्शन के दौरान होती है। जी, मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ और मैंने इलेक्शन ड्यूटी भी किया हुआ है, इसलिए मैं इस बात को आपको पूरे इत्मीनान से कह सकता हूँ कि यह प्रक्रिया नहीं हुई है और यह प्रक्रिया पहले भी होती रही है। मैं तो उसका असर जानना चाह रहा हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये चीजें भले ही कहीं पर कुछ लेवल पर डिबेट का विषय बन जाए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को भी पता है कि यह विषय डिबेट का है ही नहीं, क्योंकि ये बराबर से होता रहा है, हर वक्त होता रहा है। ब्यूरोक्रेसी इसके लिए अवेयर है, लोग अवेयर हैं, जिला प्रशासन अवेयर है, पूरे राज्य का प्रशासन अवेयर है कि ये इलेक्शन कमीशन अपने पावर के अंतर्गत करती है और यह करना पड़ता है। अगर वह नहीं करेगी तो फिर लोग कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट की बातें फिर सुननी पड़ेंगी। तो एक ये असली बात, और ये एक बात हुई। और दूसरी बात है कि यह कहीं से भी अब डिबेट का ही विषय नहीं है, क्योंकि ये होता रहा है, पहली बात। और दूसरी बात कि मैं जो समझता हूँ उसमें, चूंकि ब्यूरोक्रेसी एक कंटिन्यूअस संस्था है, वहाँ कभी भी डिस्ट्रप्शन नहीं होता है। कभी भी कोई एक ऑफिसर जाता है और दूसरा ऑफिसर टेक ओवर करता है तो माना यही जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का यह सिद्धांत है कि इट वर्क्स इन कंटिन्यूटी। तो अगर एक ऑफिसर गया तो दूसरा ऑफिसर नेचुरली ऑटोमेटिकली टेक ओवर करता है और प्रशासन उसी तरह से चलता रहता है। यह मुख्यमंत्रियों जैसी बात ये लेटर भी आ गया है, मैं इस बीच बता दूं आपको, ये लेटर भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से मेरे हाथ में ये है। एक लाइन का इसमें जो सबसे पहली लाइन है उसमें यही कहा गया है कि इनको इमीडिएट इफेक्ट से हटाया जाए, तत्काल प्रभाव से हटाया जा रहा है। मिस्टर राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार IPS, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये तस्वीर। तो ये लेटर इशू कर दिया गया है, उसमें यही कहा गया है राजीव कुमार जी को फौरन इमीडिएट इफेक्ट यानी तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है, नॉन इलेक्शन रिलेटेड किसी पोस्ट पर उन्हें डाल दिया जाए, ये निर्देशित कर दिया है चुनाव आयोग ने। तो ये सबसे बड़ा एक जो नाम आया है उसमें, क्योंकि अभी संदेश खाली का मामला हुआ था, तमाम सवाल बंगाल पुलिस पर उठे थे, जिस तरह से बचाने की कोशिश, आरोप लगे थे कि बचाने की कोशिश शाहजहां शेख को हो रही है। CID इंक्वायरी की जांच की बात कर दी थी, उसके बाद हाई कोर्ट इन्वॉल्व हुआ, उन्होंने CBI जांच की बात की।